Hello everyone. So in this lecture we will talk about the different ways of expressing the rate of fraction. अब rate of fraction क्या होता है वो हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं वो भी हम उसकी भी बात कर चुके हैं अर्ली लेक्चर में. सो दिस इज योर लेक्चर 2. अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए सो दैट कि आप रिलेट कर पाएं कि इस लेक्चर में हम किस चीज की बात कर रहे हैं. सो रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो दो टाइप का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन. First one is average rate of fraction and second one is instantaneous rate of fraction. So let's take an example of average rate of fraction और instantaneous rate of fraction. पहले हम simple example लेते हैं कोई daily life का, फिर हम बात करेंगे rate of fraction के बारे में. तो मान लीजिए कि एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, ठीक है. अब उस बच्चे को स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लग रहे हैं, किसमें? कार में, ठीक है. और डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो कितना है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस है. अब अगर हमें यहाँ पे एवरेज रेट बतानी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये चीज बेटा आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है. डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हम उसका एवरेज रेट निकालेंगे तो, या फिर एवरेज स्पीड बोल लीजिए. सो डिस्टेंस कितना किया उसने कवर? दैट इज 10 किलोमीटर. और टाइम कितना लगा उसको? 20 मिनट लगे, राइट. अब इसका हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं. आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 किलोमीटर मिनट इनवर्ट्स. अब जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है. क्या होगी वो? कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो सेम स्पीड से जा रहा होगा, कार से जा रहा है तो ऑब्वियसली सेम स्पीड रहेगी उसकी, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी उसकी? कांस्टेंट रहेगी. अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं. अब मान लीजिए कि वही बच्चा जो है वो सेम वही टाइमिंग है, 20 मिनट है, 10 किलोमीटर वो जो उसका है स्कूल का डिस्टेंस है. अब हो सकता है कि रास्ते में रेड सिग्नल आ जाता है बीच में और वहां पे कार थोड़ी देर के लिए रुकती है, ठीक है. अब 8th मिनट पे, ठीक है, कब रुकी वो कार? जब 8th मिनट हुआ, मतलब 1 to 20 मिनट जो टाइम पीरियड है उसमें कब रुकी कार? 8th मिनट पे रुकी. अब उस 8th मिनट पे जब वो कार रुकी तो वहां पे हम क्या सॉल्व करते हैं? उसका इंस्टेंटेनियस रेट सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट जब 8th मिनट में वो कार रुक चुकी है, ठीक है, वो स्टॉप हो चुकी है, तो वहां पे डिस्टेंस तो नहीं कवर कर रही है फिर वो. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा बाय टाइम. तो ओवरऑल आपके पास जो स्पीड आती है वो कितनी आ गई? 0 आ गई. सो इंस्टेंटेनियस रेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि वो 8th मिनट पे रुकी होगी, या फिर वो 10th मिनट पे रुका होगा, या फिर वो 15th मिनट पे रुका होगा, ठीक है. तो ये चेंज होता रहता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए, ये तो हमने एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट. अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिडक्शन में कैसे हम बता सकते हैं कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है. तो पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. हमने कहा था कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप अज्यूम कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट बना रही है. अब जब रिएक्शन चली होगी तो मान लीजिए कि रिएक्शन जब प्रोसीड हुई तो स्टार्टिंग में क्या होगा? वो R1 होगा. जब वो R1 है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना हुआ होगा? दैट इज P1, राइट. ऐसी रिएक्शन चलती गई, धीरे धीरे आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होता गया तो वो डिसअपीयर हो जाएगा बाद में. तो R2 हुआ होगा तो क्या बना होगा? फिर P2 बना होगा, ठीक है. सो R1 एंड R2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड P1 एंड P2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट. अब यहाँ पे टाइम की बात कर लेते हैं. जब R1 जो था वो कन्वर्ट हुआ P1 में तो उस पॉइंट पे टाइम कितना था? T1 था. ऐसे ही जब R2 मतलब रिएक्टेंट 2 पे पहुंचा होगा तो वो P2 दे रहा है हमें, ठीक है. उस पॉइंट पे क्या है? टाइम, दैट इज T2. अब मुझे यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है तो मैं क्या कहूंगी? एवरेज रेट is equal to rate of disappearance of R is decrease in concentration of R divided by time taken, ठीक है. decrease in concentration का मतलब हो कि R धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है. R मतलब क्या? रिएक्टेंट कम हो रहा है आपका, ठीक है. क्या कम हो रहा है बेटे? रिएक्टेंट कम हो रहा है. रिएक्टेंट कम होगा धीरे धीरे, और जैसे ही रिएक्टेंट कम होगा आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? उस पॉइंट पे इंक्रीज होता चलेगा. तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम होते होते वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है. अब जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटे? डिक्रीज हो रही है, ठीक है. तो यहाँ हम उसको कैसे मेंशन करेंगे? दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन. कितने टाइम में वो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हुई होगी. तो टाइम क्या हुआ होगा फिर वहां पे? दैट इज R2. मतलब आप एक एवरेज बात कर रहे हैं कि R2 से R1 आप माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है. तो
उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है, ब्रैकेट्स में। तो क्या हो गया ये कि अब टाइम क्या होगा वहां पे T2 माइनस T1। तो इसी तरीके को, इसी चीज को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, जैसे डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हमें पता है कि डेल्टा आर क्या होगा यहाँ पे R2 माइनस R1, और डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1। तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज किसकी, एवरेज की कितनी टाइम में आपका जो रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई होगी। और जो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। जो ओवरऑल वैल्यूज आएंगी वो किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है। तो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं कि वो डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, ठीक है। आर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो गया, वो डिसअपियर हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो बेसिकली जो आपके पास जो वैल्यू आती है, ये वाली जो वैल्यू आती है, ये वैसे ही नेगेटिव में होती है, ठीक है, नेगेटिव में ही होगी ये। बट क्योंकि जो रेट ऑफ ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमें पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो पॉजिटिव में चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बेटे, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। सो इन दी एंड जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर नेगेटिव साइन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। So let's discuss the graphical representation of this average rate of reaction now. So this is the concentration of reactant, this is the time, ठीक है। अब कैसे हुआ होगा, धीरे धीरे यहाँ पे R नॉट, मतलब कि reactant जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो तब क्या होगा, वो R नॉट हुआ होगा, ठीक है। R नॉट यहाँ पे आ गया। अब जैसे जैसे रिएक्शन होना शुरू हुई, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पे T1 टाइम हो गया, इतने से टाइम के बाद यहाँ पे 0 टाइम था। अब जैसे टाइम इंक्रीज हुआ और आप यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे आ गए, R1 पे आ गए, पहले पीक पे था, अब धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो कि इस पॉइंट पे आपके पास एक ग्राफ बनेगा। इस जब T1 टाइम होगा तो आपका जो कंसंट्रेशन होगी रेक्टेंट वाली साइड की वो इतनी होगी, ठीक है। ऐसे ही जब T2 टाइम हुआ होगा तो R2 आ गया। अब कंसंट्रेशन जो है वो और कम हो गई, ठीक है, पहले यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ पहुंची, फिर वो यहाँ, उस तक आते आते वो बिल्कुल जीरो हो जाए लास्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, R1, यहाँ पे क्या आ गया, R2। तो इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ से जैसे डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखो नेगेटिव साइन हमें यहाँ से भी पता चल रहा है, ग्राफिकली भी आप बता सकते हो कि R1 जो था वो थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे आया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन उसकी क्या हो चुकी है, अभी कम हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, हमें ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा आपके पास जब भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका। So this is the expression that is R2 minus R1 divided by T2 minus T1, right? चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की। अब प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा, जैसे ही टाइम T1 हुआ होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। अब प्रोडक्ट पहले P1 यहाँ पे बना, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उस हिसाब से आपके पास फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब P2 यहाँ पे आ गया, पहले P1 इधर था, है ना, फिर वो इंक्रीज होके P2 पे आ गया, और टाइम क्या हो गया वहां पे, T2 टाइम हो गया। तो इस पॉइंट पे इस हिसाब से आपके पास क्या बनेगा बेटे, एक ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ को हम कैसे लिखेंगे फिर, दैट इज आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। Now let's discuss instantaneous rate of reaction. So the change in concentration measured over an infinite symbol time span is called instantaneous rate. Simple language में the rate of reaction at a specific instant, एक point पे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है डायग्राम में, देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो जब आप 100 वाले नंबर पे बताएंगे रेट क्या होगा,
तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। तो स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर डेफिनेशन तो याद करनी है बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की कि कंसेप्ट क्या कह रहा है हमें, राइट। सो ग्राफिकली हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे आपको बताना है। अब ये तो ओवरऑल जो है, मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कि रेक्टेंड वाली साइड का ग्राफ होगा, ठीक है। पर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, आई होप कि आपको अब समझ आ चुका है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर किसी इक्वेशन में आपको स्टोइकियोमेट्री देखी रखी है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो सिंपल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास ए जो है वो रेक्टेंट है, बी जो है वो प्रोडक्ट है। अब हमें ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर बताना है तो मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, सिमिलरली डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, राइट। अब जब हम रेट निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट निकालते हैं तो वो रेक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो इक्वल होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। सो एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे आपको बताना है, so rate measured with respect to reactant is equal to rate measured with respect to product। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, overall rate is equal to delta minus delta A डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। मतलब आपको ये ओवरऑल रेट बताना है किसी एक इंस्टेंट पे। जैसे मान लीजिए R1 है, R1 पे आपका P1 हुआ होगा, तो उस पॉइंट पे जो रेट आएगा आपका वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री के टर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्री है नहीं, वन रेक्टेंट है और एक ही आपके पास प्रोडक्ट बना। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पे दो डिफरेंट रेक्टेंट है और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री भी है, ठीक है, N1 N2 और हेयर M1 M2। ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, अभी हम और एग्जांपल भी लेंगे इसके, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, रेक्टेंट आ गया, और ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखने नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई तो हम लिखते कैसे हैं। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ये रेक्टेंट है हमारे, ठीक है, दोनों ही क्या है, रेक्टेंट है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो रेक्टेंट के साइड पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ दिस रिएक्शन, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो n1 है इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन n1, ठीक है। बाकी सेम जैसे हम पहले लिख रहे थे ना, दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है जी। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंट की बात करते हैं, दिस इज रेक्टेंट नंबर 1, दिस इज रेक्टेंट नंबर 2। अब जब हम सेकंड का लिखेंगे तो हम प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, कि आप यहाँ पे रेट लिख रहे हैं तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, नहीं। हमने अभी कहा कि जब भी हम किसी इंस्टेंट पे चेक करेंगे तो एक्सप्रेशन जो होगा वो इक्वल टू के साइन में आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटे, इक्वल टू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, n2 है और ये क्या है, रेक्टेंट है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1 अपॉन n2, ठीक है, और सेम आगे फिर दैट इज डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है कि हमने अब रेक्टेंट वाली साइड का रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा है। अब प्रोडक्ट में जाएंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि रेट जब हम ओवरऑल रिएक्शन का लिखते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। अब आगे फिर से इक्वल टू का साइन, जैसे यहाँ पे आप लिख के देख भी होंगे नीचे। अब क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, रेक्टेंट की बात करें तो नेगेटिव साइन यूज किया। अब हम प्रोडक्ट की बात करें तो कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो प्लस, अब यहाँ देखिए दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर 1, मतलब जो प्रोडक्ट की साइड पे आपके पास आया वो M1C1 है। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन M1, ठीक है, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली नेक्स्ट भी ऐसे लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन M2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। सो इस तरीके से आप लोगों ने भी रिएक्शन जो है वो लिखनी है, ठीक है। ये तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। अभी हम आगे एग्जांपल भी देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। अब देखिए, फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास है PCl5
इज इक्वल टू PCl3 इज इक्वल प्लस Cl2। अब यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है, दिस इज विदाउट स्टोकियोमेट्री। तो आपने सिंपल रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि PCl5 जो है वो क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। तो हमें पता है कि रिएक्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन डेल्टा PCl5 डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे प्लस का साइन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना है तो भी ठीक है। सो प्लस डेल्टा PCl3 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा Cl2 डिवाइड बाई डेल्टा T। तो स्टोकियोमेट्री नहीं है यहाँ पे, है ना। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है आपके पास 2PCl5, ठीक है, तो ये जो 2 होता है वो क्या बन जाती है, उसकी स्टोकियोमेट्री बन जाती है, बट ये विदाउट स्टोकियोमेट्री का एग्जांपल है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे स्टोकियोमेट्री है। देखिए दिस इज N2 2N2O5 एंड रिएक्शन इज 4NO2 एंड O2। तो देखिए यहाँ पे आपके पास स्टोकियोमेट्री है, इधर 2 है और इधर क्या है, 4 है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अब दैट इज रेट इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, रिएक्टेंट वाली साइड का एक्सप्रेस करना है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे कितना है बेटे, स्टोकियोमेट्री कितनी है, 2 है, सो 1/2, ठीक है, डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा T, वो जो हम पीछे भी देख ही रहे थे, ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ प्लस, अब यहाँ पे कितनी स्टोकियोमेट्री है, 4, सो 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, O2 है, सो डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T। कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है तो सिंपल लिखना है आपने, ठीक है। अब हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए, एक जो विदाउट स्टोकियोमेट्री था और एक दूसरा जो विद स्टोकियोमेट्री है। तो आपको ये रेट ऑफ रिडक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी रिएक्शन का, ये आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ भी जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए और उस प्रैक्टिस का उसको रिवाइज करते रहिए सो दैट कि आप भूले नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब वन मोर पॉइंट कि यहाँ पे जब भी हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो हम डेल्टा साइन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा कौन सा साइन यूज करने हैं, हमने डेल्टा साइन यूज करना है। अब वन मोर रिएक्शन N2 3H2 इट गिव्स अस 2NH3। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, अब ये क्या है, 3 है, सो -1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 1/2 स्टोकियोमेट्री रहेगी, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T। तो इस तरीके से आपने अब रिएक्शन जो है वो एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपने एक्सप्रेस करना है तो बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। डिफरेंस क्या होगा कि आप यहाँ पे डेल्टा की जगह पे क्या यूज करेंगे बेटे, डी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेल्टा इज फॉर लार्जर चेंज, लार्जर का मतलब जब आप एवरेज रेट निकाल रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को डेल्टा सिंबल यूज करना है। लेकिन जब हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, है ना, स्मॉल चेंज की या एक इंस्टेंट पॉइंट की बात करें तो वहां पे हम यूज करते हैं डी। So D is infinitely small change. We can use D for infinitely small change. That is for instantaneous rate. और डेल्टा कब यूज करेंगे हम, for larger change, जैसे कि फॉर एवरेज रेट, ठीक है। बाकी सेम जो प्रोसीजर है एक्सप्रेस करने का तरीका है वो सेम रहेगा, बस आपने डी और डेल्टा का थोड़ा ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगेन आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है N2O5 2N2O5 4NO2 प्लस O2 की रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही चेंज आएगा, वो क्या आएगा कि आपने डी यूज करना है, बाकी सेम रेट इज इक्वल टू -1/2, स्टोकियोमेट्री कितनी है यहाँ पे 2 है, सो DN2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, दिस इज स्टोकियोमेट्री 4, सो 1/4 DNO2 डिवाइड बाई dt प्लस DO2 डिवाइड बाई dt। वन मोर थिंग जो मैंने देखा है जब कॉपी चेकिंग में करती थी तो मैंने देखा कि बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट लगाना है, डायरेक्टली देते हैं DN2O5। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि जो ब्रैकेट यहाँ पे है वो लगाना जरूरी है। चलिए आगे बात। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट दिया देके रखा है और इस ग्राफ को हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एवरेज बताना है तो इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। और अगर इंस्टेंट बताना है तो हम उसको फिर -d साइन से लिखेंगे, ठीक है। और आप ऐसे भी बता सकते हैं दैट इज आर इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, मतलब कि लिमिट लग चुकी है अब यहाँ पे जो जो
रेट ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल रहे हैं वो एक इंस्टेंट पॉइंट पे निकाल रहे हैं जहां पे डेल्टा टी जो है वो जीरो हो चुका है, टाइम जो है वो रुका हुआ है, वहां पे चल नहीं रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अब जब डेल्टा टी जीरो होगा तो उस हिसाब से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और अगर डायरेक्ट लिखना है आपको तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो रेट क्या होगा यहाँ पे, इंस्टेंट रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं और आपको ये याद रखनी है। एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन आता है तो वहां पे सारे पॉइंट्स आपको ये अच्छे तरीके से मेंशन करने होते हैं। चलिए अब बात, सो लेट्स सॉल्व नाउ वन एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या होता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है। कंसेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि नहीं, अब मैंने कंसेप्ट किया है तो मुझे इस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं या फिर कोई और क्वेश्चन बैंक में दिए हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 K has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. So initially the concentration of N2O5 is 2.33, ठीक है, आपको ये डाटा गिवन है। And after 184 minutes it is reduced to 2.08. So the reaction take place according to the equation. और आपके पास reaction भी given है, ठीक है। So calculate the average rate of this reaction in terms of hours. आवर्स के फॉर्म में भी निकालना है, मिनट की फॉर्म में भी निकालना है, सेकंड की फॉर्म में भी निकालना है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, और आपको लास्ट में क्या निकालना है, NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो ओवरऑल आप बता रहे हैं यहाँ पे उस पीरियड पे रेट ऑफ NO2 जो है वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटे, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालें तो नेगेटिव साइन लगेगा, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालें तो पॉजिटिव साइन लगेगा। अब जो डाटा हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा किसका दिया हुआ है, N2O5 का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2.33 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि N2O5 तो रिएक्टेंट वाली साइड पे है, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन रहेगा। सो दिस इज नेगेटिव साइन। स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 1/2। अब यहाँ पे डेल्टा N2O5 जो है वो गिवन है। अब हम बता कि R2 माइनस R1 हमने करना है, ठीक है। अब R2 और R1 जो है वो N2O5 के रिस्पेक्ट में ही होगा। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, दैट इज -1/2। R2 क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटे, दैट इज 2.08। देखो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ये दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 2.08। तो कितना हो जाएगा ये, लिखेंगे दैट इज 2.08 माइनस R1 कितना है 2.33, ठीक है। और T2 कितना है यहाँ पे, दैट इज 184। T1 कितना होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ये जो मैं सारी वैल्यूज निकाल रही हूँ अभी कौन से इसमें निकाली, यूनिट्स में, मिनट में निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है वो किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। तो अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, मिनट में आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/2। ये वैल्यू मैंने सॉल्व करके रखी है, पहले से ही मैंने सॉल्व की हुई है। तो आपके पास कितना जाता है, -0.25 डिवाइड बाई 184। यूनिट्स क्या होंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। हम मिनट में निकाल रहे हैं ना, अभी मिनट में निकाल रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे, ये वाले साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेट हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो देखो जो हमने अभी कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया उसकी एप्लीकेशन देखिए अभी आप। चलिए तो ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 0.25 डिवाइड बाई 368, ठीक है। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -4। यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो हमने ये वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। किसमें की है, मिनट में, ठीक है। मिनट में हमने वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली है। चलिए अब यहां से हम आगे चलते हैं।
अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ आवर्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको आवर्स की टर्म में निकालिए, मिनट की टर्म में निकालिए, सेकंड की टर्म में निकालिए। तो मिनट तो हमने निकाल ली, अब हम बात करते हैं आवर्स की। चलिए, अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अब किसकी, आवर की। चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, पहले वो देख लेते हैं। सेम वही चीज रहेगी, प्रोसीजर सारा आपका वही रहेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो T2 आएगा हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा अब आपके पास, दैट इज 184। अब हम आवर्स में निकालें तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3.06 आवर। ठीक है, सेम वैल्यू हमने रेट वैसे ही निकालना है अभी। रेट तो हम वैसे ही निकालेंगे, दैट इज -1/2। वैल्यूज पुट करेंगे, कितनी हो जाएगी 2.08 -2.33 डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई किससे होगा अब यहाँ पे, दैट इज 3.06। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी फिर, ये जो यहाँ पे देके रखी है, दैट इज 4.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² -2 मोल लीटर इनवर्स पर आवर। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे आएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टाइम जो है वो आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है, 60 डिवाइड बाय 60 कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में अब क्या करना है, अब टाइम को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ टाइम ही चेंज हो रहा है, बाकी वैल्यूज तो आपके पास सेम टू सेम रह रही हैं, राइट। सो यहाँ पे T2 क्या हो जाएगा अभी बेटे, सो T2 इज इक्वल टू, मिनट में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना 60 से। सो 184 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ सेकंड। ठीक है, 60 क्या होते हैं बेटे, सेकंड होते हैं। अब सेम हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अगेन। रेट इज इक्वल टू -1/2 2.08 -2.33 डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी सेकंड में वो क्या आ जाएगी, दैट इज 1.13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। यूनिट्स लिखना ना भूलें, यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो, अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, मिनट की भी निकाल ली, आर की भी निकाल ली, और साथ में सेकंड की भी निकाल ली। अब देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना होगा। तो NO2 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसको बेटे, हम लिखेंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से विद प्लस साइन, और स्टोकियोमेट्री कितनी है, 4 है। सो 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/4। अब देखो NO2 जो है, हमें पता है कि रेट जो है वो तो इक्वल होता है, रेट क्या होता है, इक्वल होता है ना, रेट इज इक्वल टू रेक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हमने रेक्टेंट वाली साइड का जो निकाला है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम किसी भी फॉर्म में यहाँ पे निकाल सकते हैं, मिनट में लें तो मिनट में ले लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे NCERT जो है वो किस में ले रही है, मिनट में ले रही है। देखो, मिनट की वैल्यूज ले रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी यही वैल्यूज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 1/4, और ये कितना हो जाएगा बेटे, ये आपके पास 1 सेकेंड ये आ जाएगा, दैट इज 6.79। वेट अ सेकेंड। अब रेट जो है, एक मिनट रुकिएगा। अब रेट जो है वो हमने क्या कहा कि इक्वल होता है। ठीक है, रेट जो है वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो ये आपके पास जो रेट ऑफ रेक्टेंट साइड का होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, हमने रेक्टेंगल साइड की तो ऑलरेडी निकाल ली, कितनी 6.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T। यहां से अब आप ये चीज निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6.79 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पे आपके पास फिर फाइनल आंसर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर है, डेट इज
2.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वैल्यू यूज की वो किसकी की, मिनट वाली वैल्यू यूज की, ये वाली। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने अब नीचे यूज किया यहाँ पे फॉर्मूले में, और हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 2.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है, इवन दो ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी भी है ये, और साथ में यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट हमने पीछे डिस्कस किए वो सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में हम देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें कि रेट जो है यहाँ पे हम इक्वल ले रहे हैं, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमने दोनों को सेम करके इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इजी लग रहा है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव अ थम्स अप, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे साथ बात कर सकते हैं कौन से लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर, एंड थैंक यू so much for watching the video. Keep learning.